गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, कैम सो दोस्तों। सो अगेन आपके साथ एक इम्पोर्टेंट वीडियो और होप सो आप सभी अच्छे होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का कल एग्जाम है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और एग्रीमेंटर्स की टीम से सभी को बेस्ट ऑफ लक और एग्जाम को बहुत अच्छे से करके आना। और गाइज आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लान रीडिंग के और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और बाकी आईबीपीएस एएफओ के लिए आने वाले टाइम्स में वीडियोस लगातार कंटिन्यू आते रहेंगे। लेकिन आरआरबी एसओ के लिए इस साल के लिए एक लास्ट वीडियो है। सो गाइज इसको अच्छे से देख लेना, जहां कहीं भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको कुछ डाउट पूछना है, कुछ क्लियर करना है, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। और गाइज मैं इसको क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कुछ। हमने नोट्स को प्रिपेयर कर लिया है सभी एग्जाम्स के लिए। और वैसे तो पहले भी प्रिपेयर थे, लेकिन अब हमने थोड़ा सा इनको रेगुलेटेड वे के अंदर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इनको अच्छे से प्रिपेयर किया है। सो गाइस, जिन किसी भी स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट हो वो लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। और रिसेंट टाइम में हम एक नया बैच 20 अक्टूबर से बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें कोई भी स्टूडेंट एनरोल करना चाहता है तो वो लोग आ सकते हैं। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्टेज ना करते हुए कोर्सेज को डिस्कस करते हैं। सो गाइज आपका पहला क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड ए मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन फुली इक्विप्ड विद मल्टी पैरामीटर सिस्टम। गाइज क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्टेट ने अभी एक वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को लॉन्च किया है जिसके अंदर आपके मल्टी पैरामीटर सिस्टम जो इक्विपमेंट है वो प्रेजेंट है। वो स्टेट कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। गाइज आपको बता दूं कि ये जो मल्टी टेस्टिंग आपकी जो वाटर की टेस्टिंग के लिए जो एक वैन लॉन्च की गई है, इस वैन के अंदर आपके एनालाइजर्स, आपके सेंसर्स और यहाँ पर आपके प्रोब और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इसमें अटैच है। और इस वैन को लॉन्च करने वाला जो स्टेट है वो हरियाणा है। देखा जाए तो ये जो आपका वाटर की क्वालिटी को एक्सेस करने के लिए इस वैन को लॉन्च किया गया है। और इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर आपको पता होना चाहिए वाटर जो है वो मेनली अफेक्टेड होता है या तो टोटल डिजोल्व सॉल्ट से, या आपका फ्लोराइड से, या आपका नाइट्रेट से, या आपका आयरन से, ठीक है, या आपका एल्केलिनिटी से। सो गाइस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वाटर के अंदर मेनली जो कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्योरिटीज होती हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका वाटर जो है उसको यूज नहीं किया जा सकता है ना। तो आपके जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसमें मैक्सिमम टाइम्स आपको टीडीएस, फ्लोराइड्स, एल्कलिनिटी, ये सब कंटेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपकी वाटर को टेस्ट करने के लिए, वाटर की आपकी जांच करने के लिए ये एक लेबोरेटरी वैन को लॉन्च किया गया है। तो वो आपका किस स्टेट में किया गया है? हरियाणा में किया गया है। तो होप सो गाइस ये आपको समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया। अगला क्वेश्चन है स्प्लिट एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इज यूजफुल अंडर विच टाइप ऑफ सॉइल? क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, सैंड सॉइल, या सैंडी सॉइल? गाइस आप जानते हैं कि जिस सॉइल के अंदर आपका लॉन्ग टाइम तक न्यूट्रिएंट वहां पर नहीं रह पाएगा बिकॉज वो लीचिंग से या फिर किसी और वजह से लॉस हो सकता है, वहां पर लॉस होने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं। तो आपको पता है कि सैंडी सॉइल के अंदर ये लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि इसमें आपका न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की क्षमता और आपका वाटर की होल्ड करने की क्षमता इतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से लीचिंग के चांसेस रहते हैं। और लीचिंग के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट आपके डाउनवर्ड मूवमेंट कर जाएंगे, नीचे की लेयर्स में चले जाएंगे, जो कि प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। और प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम होगी। सो गाइज यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्प्लिट एप्लीकेशन यानी कि 2 या 3 बार एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाते हैं किस सॉइल के अंदर? सैंडी सॉइल के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर यूज फॉर सोरगम एंड बाजरा। आपका सोरगम और बाजरा के लिए, पर्ल मिलेट के लिए कौन सा यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा? तो आपको पता होगा आपके अलग अलग सीरियल्स क्रॉप में या फिर आपके पल्सेस क्रॉप में अलग अलग बायो फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है ना, एजोस्पाइरलम, राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोटोबैक्टर। सो गाइस यहाँ पर सोरगम और बाजरा के लिए पूछा गया है। तो सोरगम और बाजरा के लिए आपका क्या होगा? एजोस्पाइरलम होगा। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑलमोस्ट नॉन एसेंशियल फॉर प्लांट्स? कौन सा एलिमेंट जो है वो प्लांट्स के लिए नॉन एसेंशियल है?
देखिए गाइज, यहाँ पर जितने भी आपके मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, टोटल 17 हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, एसेंशियल हैं। लेकिन उसके अलावा जितने भी आपके बचते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। जैसे यहाँ पर कैल्शियम, मोलिब्डेनम, जिंक, ये तीनों तो आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। कि कैल्शियम भी एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, मोलिब्डेनम भी है, जिंक भी है, ये दोनों तो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पार्ट आ जाते हैं, ये आपका मैक्रो का पार्ट आ जाता है ना, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का एक पार्ट है ये। तो लेकिन सोडियम यहाँ पर क्या होता है, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होता है, ये इतना एसेंशियल नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ प्लांट के लिए ये ज्यादातर रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसकी इतनी ज्यादा, ठीक है। तो ज्यादा अहमियत ना होने के कारण से ये क्या आपका ऑलमोस्ट नॉन एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन नाइट्रोजनस बेस। कौन सा एलिमेंट इनमें से नाइट्रोजनस बेस में प्रेजेंट नहीं होता? फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि फॉस्फोरस जो है वो बाद में फॉस्फेटिक बॉन्ड जो बनाता है ना, तो वो आपका प्रेजेंट नहीं होता नाइट्रोजन बेस में। बाकी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो है ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट इंपोर्टेंट वीड अगेंस्ट विच इरेडिकेशन मेजर वुड बी टेकन ऑन वॉर फुटिंग इज। कौन सा आपका वीड है जिसको आप इरेडिकेशन मेजर, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको रिमूव करना आपके फील्ड में से। तो गाइज आपको पता होना चाहिए, पार्थेनियम जो है एक मोस्ट कॉमन वीड है, जो कि आपका कहीं भी किसी भी कंडीशन में आपके रोड साइड्स के अगर या वार फुटिंग के अराउंड है ना, वहां पर ग्रो हो सकता है। और ये क्या करता है, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जो कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ को स्प्रेस कर देता है, ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर कुछ एलर्जिक टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं जो लाइवस्टॉक और ह्यूमन बीइंग के लिए मतलब जो है हार्मफुल होते हैं। इसके लिए इस वीड को रिमूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, पार्थेनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड कमर्शियली स्केल वाज। फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड जो है वो कौन सा आपका कमर्शियल स्केल पे डेवलप किया गया था? तो गाइज यहाँ पर आपका क्यूनिन, डीडीटी, ऑर्गेनोफॉस्फेट या सेप्रोइन। आपको पता होना चाहिए जो सेफ्रिन है ये आपका फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में डेवलप किया गया था। और इसका अगर ये एक प्रकार से ट्रेड नेम है किसके लिए, बेसिलस थ्रूनजेंसिस, जिसको आप बीटी बोलते हो, उसके लिए ये एक ट्रेड नेम है ना। और ये मेनली आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट है किसका, बीटी का, और उसके लिए ट्रेड नेम है क्या, सेफ्रिन। और अगर इसकी बात की जाए तो ये एग्रीकल्चर के अंदर एज ए इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है कमर्शियल लेवल पे। और फर्स्ट टाइम इसको 1983 के अंदर फ्रांस के अंदर जो है इसको निकाला गया था, यूज किया गया था, कमर्शियल प्रोड्यूस किया गया था। और इसका जो ट्रेड नेम था वो क्या नाम दिया गया था, सेफ्रिन दिया गया था। तो ये आपका क्या नाम होगा यहाँ पर, सेफ्रिन। नेक्स्ट है, कंपोस्टेड मैन्योर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। कंपोस्टेड मैन्योर जो है वो किससे प्रोड्यूस की जाती है? तो गाइज इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। कंपोस्टेड मैन्योर की जब भी बात की जाती है तो कंपोस्टेड मैन्योर आपकी जो प्लांट के रेजिड्यू होते हैं और एनिमल का एक्सक्रीट होता है उससे प्रोड्यूस की जाती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो भी ऑप्शन में होगा वो आपको मिल जाएगा। फार्म यार्ड मैन्योर या ग्रीन मैन्योर हो सकता है। उसके बाद फार्म रेफ्यूज या हाउस होल्ड रेफ्यूज, ये भी हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक रिमेन्स इन बायोगैस प्लांट, रोटन वेजिटेबल एंड एनिमल एक्सक्रीट, ये इन सभी को इंक्लूड करता है इन चीजों को ना। तो इसलिए यहाँ पर ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी कंपोस्टेड मैन्योर की बात की जाती है इसमें आप क्या करते हो, प्लांट रेजिड्यूज एंड आपका, या फिर प्लांट वेस्ट एंड एनिमल एक्सक्रीट, ठीक है, ये दोनों आप बोलते हो। तो इसमें आपका आंसर क्या जाएगा, ये फोर्थ वन, ठीक है। The production of dash seed is the responsibility of National Seed Corporation. नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की कौन से टाइप के सीड को प्रोडक्शन करने की जिम्मेदारी होती है? तो गाइज वैसे तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की जो मेन इंपॉर्टेंस है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपका फाउंडेशन सीड को प्रोडक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए नेशनल सीड कॉर्पोरेशन आपके सर्टिफाइड सीड को भी प्रोडक्शन करता है, किस स्टेट में, जिसके अंदर आपकी स्टेट सीड कॉर्पोरेशन नहीं प्रेजेंट होती। जहां पर स्टेट सीड कॉर्पोरेशन नहीं प्रेजेंट है उस स्टेट में सर्टिफाइड सीड को प्रोडक्शन करने का काम भी किसका होता है, एनएससी का होता है। तो एनएससी वैसे कौन सा सीड को प्रोडक्शन करता है, आपका मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी फाउंडेशन सीड के लिए होती है। ओके गाइज, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो एट एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोकेटेड एट।
तो गाइज जो नेशनल एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर लोकेशन जो कलेक्शन आपका एस्टेब्लिश्ड है, ये जो नेशनल ब्यूरो है, ये आपका माऊ नाथ भजन उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आप बोल सकते हो ये कहीं ना कहीं जो आपका रिपोजिटरी डेवलप किया गया है ना, रिकॉग्नाइज किया गया है, वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो आपका आंसर यहाँ पर माऊ, ठीक है, जो आपका यूपी के अंदर प्रेजेंट है वहां पर ये क्या है, लोकेटेड है। तो ये आपको आंसर पता होना चाहिए। जितने भी नेशनल ब्यूरो या फिर आपके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखे जाते हैं। नेक्स्ट है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, 32 to 38%, 90 to 95%, 50 to 55%, 28 to 32%। सो गाइज इसका आंसर होगा आपका 32 to 38%, है ना। ये आपकी क्या होती है, थर्मल एफिशिएंसी होती है डीजल इंजन की। इसी प्रकार से पेट्रोल इंजन, है ना, और उनके ब्रेक हॉर्स पावर, इनके रिगार्डिंग भी आपके कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। नेक्स्ट है फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग स्वस्थ धरा खेत हरा इज ए स्लोगन फॉर द स्कीम। कौन सी स्कीम के लिए स्वस्थ धरा खेत हरा जो स्लोगन था वो दिया गया था। तो कृषि विकास योजना के लिए, सोयल हेल्थ कार्ड के लिए, ई नैम के लिए, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। तो आप सभी जानते हैं सोयल हेल्थ कार्ड जो कि आपका 19 फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसी स्कीम के लिए एक आपका स्लोगन दिया गया है, वो कौन सा, स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है। सो गाइज इसको आप देख लेना एक बार फिर। सॉइल हेल्थ कार्ड वैसे मैंने बहुत बार बहुत वीडियोस में इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इन ए बी बी सी सी डी डी ई कंडीशन। सो गाइज स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी बहुत ज्यादा कि सर प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए। तो प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चंस को यहाँ पर इसी प्रकार के आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। कल या परसों एक वीडियो और डाल देंगे बिफोर एग्जाम, आपका आरआरबी एसओ के एग्जाम से पहले, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर आपका पूछा गया कि कितने गैमेट प्रोड्यूस होते हैं ए बी बी सी सी डी डी और ई कंडीशन के अंदर। तो टोटल 30 आपके 2 जो आपके गैमीट है वो यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 32। और नेक्स्ट है आपका इमस्कुलेशन प्रोसेस इज मोर एसेंशियल इन। जो आपकी इमस्कुलेशन प्रोसेस है वो कौन से प्लांट टाइप के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए गाइज, यहाँ पर कई बार आपके क्वेश्चंस उठते हैं कि इमस्कुलेशन के अंदर होता क्या है। तो इमस्कुलेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम करते क्या है। इमस्कुलेशन प्रोसेस के अंदर आपके जो मेल पार्ट होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एंथर्स को रिमूव किया जाता है एक बायसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर से, ताकि हम सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट कर सके, रोक सके। क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन इसमें प्रिवेंट इसलिए किया जाता है ताकि इसके अंदर हम अपने हैंड से पोलिनेशन कर सकें, और जो हम यहाँ पर एंथर्स चाहते हैं, जो हम पोलन चाहते हैं, वही पोलन उसके ऊपर हम पोलिनेट करवा सके। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के अंदर हम आपके जो एंथर्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं। तो कौन सी क्रॉप में, मेनली सेल्फ पोलिनेशन में, क्योंकि उसमें सेल्फ पोलिनेशन को हमें क्या करना होता है, रोकना होता है, प्रिवेंट करना होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड वाज डेवलप्ड बाय। फर्स्ट आर्टिफिशियल जो हाइब्रिड है वो किस साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। थॉमस फेयरचाइल्ड, विल्मोरेन, कॉलराइटर और रेम्पू। तो देखो गाइज, आपका फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड जो है वो थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसको फेयरचाइल्ड म्यूल के नाम से जाना गया था, फेयरचाइल्ड म्यूल। और ये जो क्रॉस था आपका, वो स्वीट मिल विलियम और कार्नेशन पिंक के बीच में आपका क्रॉस था। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन आने के चांसेस है गाइस, एक बार इसको भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में इन चीजों से जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके होते हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आपका एंडोस्पर्मिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ व्हीट इज। एंडोस्पर्मिक जो क्रोमोसोम नंबर है व्हीट का वो क्या होगा। गाइज आपको पता होना चाहिए, एंडोस्पर्मिक क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो ट्रिप्लोइड क्रोमोसोम्स होते हैं। जो
3 सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और एंडोस्पर्म जो होते हैं वो टिश्यू है जो कि मेनली प्रोड्यूस होते हैं आपके सीड के इनसाइड में। आपका जब पोलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, तो उस समय वहां पर जो है ये एंडोस्पर्मिक जो टिश्यू होते हैं वो बनते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसके अंदर आपके ट्रिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो ट्रिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपके वीट के अंदर जो 42 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जो कि ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ट्रिप्लॉइड कंडीशन के अकॉर्डिंग जब भी हम बात करेंगे तो एंडोस्पर्मिक क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं आपके वीट के अंदर वो 63 होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ जनरेशंस आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डिजीज रेजिस्टेंस कैरेक्टर। डिजीज रेजिस्टेंस कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए कितने जनरेशन तक की हमें रिक्वायरमेंट होती है? तो आपको पता होना चाहिए एक डिजीज रेजिस्टेंस कैरेक्टर को अगर ट्रांसफर करना है तो हमें 4 to 6 जनरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बाद उसके अंदर डिजीज कैरेक्टर ट्रांसफर जो है वो हो जाता है। सो गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो स्पेशली आपके आरआरबी एसओ और आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस में फिर भी अगर कहीं कोई डाउट हो तो मोस्ट वेलकम गाइज, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम 20 अक्टूबर से एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइज जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं और उसके बाद सीट्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। आपका ये ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज दोनों में अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।